अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के पास पेपर के एमसीक्यू का। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू नंबर 21 से बाकायदा इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू हमारा है एमसीक्यू नंबर 21। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल इफेक्ट। इनमें से किसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ विड्रॉ करने की जो है वो सलाहियत रखता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, एक हिंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल की इफेक्ट उसके पास होगा जिसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जब होता है ना, तो वो जो पाई बॉन्ड होता है वो टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो अगर ऑप्शन ए में देखो तो नाइट्रोजन है जो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, डबल बॉन्ड तो है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नाइट्रोजन है जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और ऑप्शन डी में आयोडीन है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ है। तो हिंट मैं दे चुका हूँ और उम्मीद है कि जिन्होंने इस हिंट को पकड़ा होगा, पिक किया होगा, वो इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, CHO। विड्रॉवल इफेक्ट इसके पास है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज नोन एज। रिएक्शन मैकेनिज्म होता है अल्केन का हेलोजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एलिमिनेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोपगेशन। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसान एमसीक्यू है और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तमाम बच्चों की तरफ से जो है वो करेक्ट होगा। तो ए, बी, सी एंड डी, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन के अंदर अगर हम एलिमिनेशन करवाते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्यूटीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोपीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथीन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोपेन। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन की एलिमिनेशन के नतीजे में कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रोपीन। भाई ब्रोमोप्रोपेन की अगर हम जो है वो एलिमिनेशन करवाएंगे तो उसमें से एक ब्रोमीन चला जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड एक बन जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 24। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर। भाई ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन करवा रहे हैं आपके सामने जो है वो, ये जो इसमें जो रिएक्शन है ना, ये पूरा आपको बताया जा रहा है कि ये रिएक्शन आपको शो कर दिया गया। अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल कब होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ कीटोन। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन जो आपके सामने रिएक्शन में है, ये रिएक्शन किस चीज़ में यूज़ होगा। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। याद रखिएगा ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है और अगर डबल बॉन्ड होगा और ब्रोमीन रिएक्ट कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डीकलराइजेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो है वो डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज
इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन का। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करेगा? काम करेगा। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन है, तो ब्रोमिनेशन वाला मैकेनिज्म जिन्होंने पढ़ा होगा, बाकायदा हमने लेक्चर में ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो है ब्रोमीन रेडिकल। आपके ब्रोमाइड आयन जो है ये Br+ जो है, ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आयरन 3 क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हिच इज द इनिशियल रिएक्शन इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। भाई फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे, जिसमें आयरन 3 क्लोराइड जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। Which is the initial reaction in the generation of an electrophile? इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में इनमें से कौन सा इनिशियल रिएक्शन है? ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होगी। ये भी बाकायदा पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन है सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। इसमें क्लोरीन जो होता है वो आयरन 3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें Cl+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या होता है? बनता है और फिर जाके बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, which of the option shows ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ ब्यूटीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंबंशन ऑफ ब्यूटीन के तमाम पॉसिबल प्रोडक्ट को क्या करता है? शो करता है। यानी ब्यूटीन को जब हम जलाएंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ए, बी, सी एंड डी। ए में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बी में कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सी में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और डी में कहा जा रहा है कार्बन भी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चारों जो है वो क्या है? इसके पॉसिबल कंबंशन प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 28। इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन हियर। भाई ये रिएक्शन है, इसमें सीक्वेंस बताई गई है कि भाई इथेन जो है वो क्या कर रहा है? ब्रोमीन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो कंपाउंड क्या बनता है? ए बनता है। क्या बना? इथाइल ब्रोमाइड बना होगा। अब इस इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवा रहे किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, हेलोजन भी करेगा और हाइड्रोजन भी निकालेगा। तो इथेन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इथाइल ब्रोमाइड बना। इथाइल ब्रोमाइड की अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा? इथीन बन जाएगा। ओके, तो ये तो हमें आइडिया हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है द एंड प्रोडक्ट इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? इथीन बनता है और हमें मालूम है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन इन द 2 स्टेप। ये जो 2 स्टेप है इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है? भाई पहले स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है जो कि सूरज की रोशनी में होता है। देखो H भी बना हुआ है, सूरज की रोशनी में बनेगा। और दूसरा जो है वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है भाई? ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब ढूंढो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई जो रिएक्शन जो हमें बताना है ए, बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन डी जो है हमारे पास। क्या है इसका करेक्ट आंसर है? एक मिनट, यहाँ मैं ऑप्शन डी को मार्क कर दूँ। इसमें कहा जा रहा है स्टेप 1 इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन स्टेप 2 में कहा जा रहा है क्या है? एलिमिनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 29। होमोलाइसिस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड yield a very reactive species with incomplete octet in its valence shell. What is this species?
होमोलाइसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को जब होमोलाइसिस करते हैं रोशनी की मदद से, एनर्जी की मदद से उसे ब्रेक करते हैं, तो एक ऐसी रिएक्टिव स्पीशी पैदा होती है जिसका ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उस स्पीशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्री रेडिकल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोफाइल। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? ये बनता है वो ये ना हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही पहले मेन चीज़ होती है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अल्केन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें बतानी है कि सबसे ज़्यादा कौन सा हेलोजन अल्केन की तरफ जो रिएक्टिव होता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। जल्दी से देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। तो करेक्ट आंसर ए बी सी एंड डी। जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। और अगर अल्काइल हेलाइड में अगर पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन आयोडाइड की, यही ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे आखिर में होगा। लेकिन अगर सिंपल हेलोजन की अगर रिएक्टिविटी की बात होगी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 31। एसीटोन कैन बी ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस। भाई एसीटोन जो है वो ओजोनोलाइसिस किसकी करवा कर हासिल होता है? ऑप्शन 1 2 ब्यूटाइन, ऑप्शन बी 2 ब्यूटीन, ऑप्शन सी आइसोब्यूटीन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1 ब्यूटीन। ए बी सी एंड डी। भाई किसकी ओजोनोलाइसिस हम करवाते हैं तो हमें एसीटोन हासिल होता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी आइसोब्यूटीन। भाई देखें ये एमसीक्यू वही अच्छे से पिक कर सकेगा जिसने रिएक्शन जो है वो अच्छे से क्या की हुई है, इसकी रिवीजन की हुई है। तो ये मेन चीज़ें उनकी क्या हो रही होंगी, रिकॉल हो रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच कैटलिस्ट इज यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है जो बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। भाई अगर बेंजीन रिंग की अगर ऑक्सीडेशन करवानी है तो इनमें से कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा? ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर मैं इसका बताने जा रहा हूँ। जल्दी से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो स्लो रिएक्ट करता है बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फिनोल, ऑप्शन सी एनिलीन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टोलीन। याद रखिएगा आपने अगर देखा हो कि भाई ओरिएंटेशन इन बेंजीन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो होता है वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टर जो होते हैं वो रिंग को क्या कर देते हैं, स्लो करते हैं। ये भी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा वो बेंजीन से भी स्लो काम करेगा, मतलब रिएक्टिविटी इसकी स्लो हो चुकी होगी। हिंट दे दिए मैंने भाई। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो। भाई आपके पास है करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है रिएक्टिविटी के हवाले से कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, फिर कौन होते हैं और फिर कौन होते हैं। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसकी करेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने बताना है ए बी सी एंड डी। चले भाई उम्मीद करते हैं आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा इथीन जो है वो रिएक्टिव होता है, फिर इथाइन और फिर इथेन जो है क्योंकि सेचुरेटेड होता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास जो है वो इथीन है। इथीन हमेशा एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि इथाइन में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इथाइन भी क्या कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कर रहा था, रिएक्शन दे रहा था। एजीएन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ सब्स्टिट्यूशन दे रहा था। तो इसका मतलब इथीन जो है वो इथाइन के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है। तो फर्स्ट नंबर पे इथीन आ रहा है, फिर इथाइन आ रहा है और फिर सबसे कम रिएक्टिविटी में आता है इथेन, क्योंकि वो अल्केन से ताल्लुक़ रखता है।
नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। भाई इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टर है, ए बी सी एंड डी। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ए बी सी एंड डी। चार ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, भाई इसके लिए तो आपने पूरा चार्ट याद किया होगा ना भाई, मेटा डायरेक्टर कौन से हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी, जो है क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 36। अ गैस डीकलराइज अल्केलाइन KMnO4 solution but does not give any PPT with ammonical AgNO3। भाई ये गैस है जो KMnO4 को जो वो डीकलराइज तो कर रही है लेकिन पीपीटी नहीं बना रही। भाई उस गैस का नाम बताओ, बहुत ही आसान। भाई अगर आपको याद हो अल्केलाइन KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है और इथीन जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या कर देता है, वो बना उसको डीकलराइज कर देता है। और सेम जो है वो इथाइन जो है वो भी KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। लेकिन यही इथाइन अगर अमोनिकल AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट कलर के वाइट सॉलिड बनता है, वाइट कलर की पीपीटी बनती है, जबकि इथीन जो है वो वाइट कलर की पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस जो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगी उसे डीकलराइज करेगा लेकिन AgNO3 के साथ जो है वो पीपीटी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब वो गैस हमारे पास कौन सी है, ऑप्शन बी इथाइलिन जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। देखें ये बातें उनको समझ आ रही होंगी जिन्होंने रिएक्शन जो की जो वो थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस की होगी। और रिएक्शन भी कौन से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन एंड इथाइन अगर पढ़ा है तो उसको ये फौरन क्लिक कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑयली फिन एक्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स CH3 CH2 CO CH3 एंड CH3 CO CH3। दो कंपाउंड हमें दे दिए गए। द IUPAC नेम ऑफ एक्सेस। भाई वो कौन सा एक कंपाउंड है जो ऑयलीफिन है। ऑयलीफिन का मतलब जो है वो इथीन से उसका मतलब अल्कीन फैमिली से ताल्लुक है। उसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये दो कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। हमें बताना है उस वो एक्स कंपाउंड कौन सा है। भाई अगर देखें टूटते वक्त कितने कार्बन निकल रहे हैं, टूटते वक्त जो है वो इसमें से कार्बन की तादाद जो है वो 7 कार्बन है। तो 2 ब्यूटेन में 7 कार्बन नहीं है, हेक्सिन में भी 7 कार्बन नहीं है, पेंटीन में भी नहीं है। तो ए सी और डी तो हट गए। अब इसी के साथ पेंटीन है, पेंटीन के साथ क्या है 2 मिथाइल लगे हुए, कितने कार्बन हो गए 7 कार्बन हो गए। तो अगर हमें रिएक्शन नहीं भी मालूम तो हम कॉमन सेंस के जरिए भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर पिक कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी है। क्योंकि टूटते वक्त 7 कार्बन है तो इसका मतलब वो कंपाउंड पकड़ना है जिसमें 7 कार्बन होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड बाय रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड। भाई इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें वाटर शामिल कर देगा। तो इथीन में अगर वाटर शामिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, हिंट दे दी मैंने आपको। इथीन में अगर वाटर शामिल हो गया तो क्या बनेगा, इथीन में अगर वाटर शामिल हो गया तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी, इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 39। अल्कीन अंडरगो, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो अल्कीन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई अल्कीन अनसेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं, एडिशन आ जाएगा। अब एडिशन में बताओ न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, अल्कीन जो है वो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है। E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन पढ़े हैं ना भाई, ओके ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर पर हमने जो है वो पूरा डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड भी किया हुआ है। और चैप्टर नंबर इससे पहले वाले जो एमसीक्यू का जो लेक्चर था उसमें बार बार इसके एमसीक्यू भी आए। तो इसमें मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो फॉलो करता है। तो सिस ट्रांस आइसोमर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्यों है वो आपने पहले लेक्चर इसका पूरा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन द रिएक्शन सीक्वेंस, हमें रिएक्शन की सीक्वेंस दे दी गई है। ओके भाई ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके ब्रोमोप्रोपेन है जिसमें हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन होगी ना, ब्रोमीन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये बन गया प्रोपीन।
अब प्रोपीन जो है वो मतलब बन गया सी वाला कंपाउंड जो है प्रोपीन है। अब प्रोपीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 और H2 मतलब इसमें पानी शामिल कर दो। प्रोपीन में अगर वाटर शामिल करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा। अब सवाल है कि प्रोपेनॉल कौन सा बनेगा, 1 प्रोपेनॉल बनेगा या 2 प्रोपेनॉल बनेगा। तो इस पर अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है ना कि एसिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर जब हम दूसरा एसिमेट्रिकल कंपाउंड शामिल करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो उस कंपाउंड के साथ अटैच होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल जिसका समझा हुआ है तो वो इसका आंसर जो है वो आसानी दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी, ट्रू प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। बड़े पैमाने पर इनमें से कौन सा मेथड है जो बड़े पैमाने पर अल्कोहल बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन बी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ऑप्शन सी हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ अल्कीन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शोज मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में बेंजीन का कौन सा डेरिवेटिव है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। ऑप्शन ए बेंजाइल एल्डिहाइड, ऑप्शन बी मिथाइल बेंजीन, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड एंड ऑप्शन डी नाइट्रोबेंजीन। तो 4 ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हिंट में दे रहा हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाले जो भी होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और मेटा डायरेक्टर वाले होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हिंट दे दी मैंने आपको। तो करेक्ट आंसर, उम्मीद है जिन्होंने ये पढ़ा है तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाला तो उनके लिए आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। पूरा मैकेनिज्म हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज। भाई सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जब करवाते हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऑप्शन ए HSO4, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी HSO3। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी SO3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक पढ़ा होगा। एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। भाई एसिटोफिनोन जो है ये NMD के 2020 के पास पेपर है। एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की वजह से एसिटोफिनोन बनेगा, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। बहुत ही आसान सवाल, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, एसाइलेशन। बार बार ये सवाल जो है वो क्या है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मिथाइल इज अटैच विद द बेंजीन रिंग इट मेक्स द रिंग। भाई मिथाइल अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा वो बेंजीन रिंग को क्या करेगा। ऑप्शन ए गुड इलेक्ट्रोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, रेजोनेटिंग हाइब्रिड एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर इसका मैं बताने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, गुड न्यूक्लियोफाइल। भाई गुड न्यूक्लियोफाइल बनता है तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आता है इसके पास। गुड न्यूक्लियोफाइल बनता है तभी इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ जाकर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पास पेपर के MCQs जो है वो मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के MCQs को डिस्कस करने जाएंगे तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।